नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 40 किलोमीटर पर घंटा और शेष भाग 160 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 9 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टोटल दूरी दिया हुआ है 560 किलोमीटर और एक हमें स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा हमें स्पीड क्या दिया हुआ है 160 किलोमीटर पर घंटा और यात्रा का हमें टोटल समय दिया हुआ है 9 घंटा 30 मिनट का हमें टोटल समय दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है कि 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से रेलगाड़ी कितना दूरी चल रही है, हमें उस दूरी को निकालना है। अब देखिए हमने मान लिया कि 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर की दूरी चल रही है। x किलोमीटर की दूरी चल रही है 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो यहां से हम समय निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल दूरी दिया हुआ है, जिसमें से x किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चली, तो शेष दूरी हमारा क्या बच जाएगा 560 में से हम इस 560 में से x माइनस कर लेंगे। ये जो शेष दूरी है ये शेष दूरी 160 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। तो हमारा यात्रा का टोटल समय क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 9 घंटा 30 मिनट। अब देखिए इस 9 घंटा 30 मिनट को अगर पूरे को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 19/2 घंटा हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम यहां से एलसीएम लेंगे। हमारा यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां से हमारा एलसीएम हो जाएगा 160। एलसीएम क्या हो जाएगा 160। 40 से अगर हम 160 में भाग देंगे, 40 से 160 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 4x प्लस का क्या हो जाएगा 560 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 से अगर हम 160 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 80 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा इस 4x में से अगर x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा 3x प्लस का 560 बटा क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू 19 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम क्रॉस गुना कर लें, यहां से अगर हम क्रॉस गुना कर लेंगे, अगर हम 19 में 80 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 152, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 560 इक्वल टू 152 पे हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या है 80 है, अगर 19 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 152, यानी 152 पे हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू, अगर इस 560 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी हम इसमें से अगर माइनस कर ले 560 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 560 अगर माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हम इस 1500 में से अगर 500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा। 1020 में से अगर 60 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 960। ये कितना हो जाएगा 960। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हम इस 3 से भाग देंगे अगर 9 से 60 में तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 320 बार में, यानी x हमारा निकल के आ गया 320 किलोमीटर। हमें क्या निकालना था कि 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से रेलगाड़ी कितना दूरी चल रही है। तो हमने क्या मान के रखा था कि 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से x किलोमीटर दूरी चल रही है और x का वैल्यू यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 320 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2/2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। हमें क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिता जो है अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, तो हम यहां से पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से वर्तमान आयु का रेशियो निकाल सकते हैं पिता और पुत्र के बीच का। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिता जो है पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, तो हमने मान लिया कि पुत्र की आयु 1 यूनिट है तो पिता की आयु कितना हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि 15 वर्ष बाद, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 15 वर्ष बाद पिता जो है अपने पुत्र की आयु से 2/1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इस 2/1/2 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5/2, यानी हम यहां से अगर ये मान ले कि 15 वर्ष बाद
पुत्र की आयु अगर 2 यूनिट है, 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु अगर 2 यूनिट है तो पिता की आयु कितना हो जाएगी, इसका 5/2 गुना, यानी 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए दो लोगों के बीच आयु के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में दो लोगों के बीच का जो आयु का अंतर होगा 100 वर्ष बाद जाए या हम 15 वर्ष बाद जाए, आयु के बीच का अंतर हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए हम यहां मान लेते हैं कि पिता की आयु वर्तमान में जो है 5 यूनिट है और पुत्र की आयु कितना है, 1 यूनिट है, यानी यहां से आयु के बीच का अंतर कितना है, वर्तमान में आयु के बीच का अंतर कितना है, 4 यूनिट है। अब देखिए 15 वर्ष बाद हमने मान लिया कि पिता की जो आयु है वो 5 यूनिट है और पुत्र की आयु कितना है, 2 यूनिट है, यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना है, यहाँ जो है 3 यूनिट है। अब देखिए यहाँ जो है आयु के बीच का अंतर वर्तमान में जो है 4 यूनिट है और 15 वर्ष बाद कितना है, 3 यूनिट है, तो आयु के बीच का अंतर हमारा बराबर नहीं आया। तो देखिए आयु के बीच का जब अंतर बराबर नहीं आता है तो हम नीचे के अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं और ऊपर के अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं। तो देखिए हम ऊपर वाले रेशियो में 3 से गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 15:3 हो जाएगा, और नीचे वाले रेशियो में हम 4 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 20:8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा आयु के बीच का अंतर जो है बराबर निकल के आ जाएगा। देखिए हम 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी आयु के बीच का अंतर हमारा क्या निकल के आ गया, बराबर निकल के आ गया। अब देखिए वर्तमान में अगर पिता की आयु 15 यूनिट है तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 यूनिट, यानी पिता की आयु में कितना का वृद्धि हो गया, 5 यूनिट का वृद्धि हो गया। और वर्तमान में अगर पुत्र का आयु 3 यूनिट है तो 15 वर्ष बाद पुत्र का आयु कितना हो जा रहा है, 8 यूनिट हो जा रहा है, यानी पुत्र के आयु में भी 5 यूनिट का वृद्धि हुआ। लेकिन वर्ष में कितना का वृद्धि हो रहा है, वर्ष में जो है 15 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, वर्तमान से 15 वर्ष बाद, यानी वर्ष में 15 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि इस 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 15 वर्ष है। 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 15 वर्ष है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 वर्ष। और हमें क्या निकाला था, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या है, 15 यूनिट, यानी हमें इस 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 45 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। उनमें से 9वें व्यक्ति सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तदनुसार उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना था। हमें क्या निकालना है, कुल खर्च निकालना है। तो देखिए अगर हम 9 व्यक्तियों का औसत खर्च निकाल लेंगे और हम उनके संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा कुल खर्च निकल के आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, औसत खर्च निकालना पड़ेगा। अब देखिए औसत खर्च निकालने के लिए हम औसत खर्च को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि 9 व्यक्ति का जो औसत खर्च है वो 100 रुपया है। हमने औसत खर्च को क्या मान लिया, 100 रुपया मान लिया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति जो है प्रत्येक अपने भोजन पे 30-30 रुपया खर्च कर रहे हैं। यानी 8 व्यक्ति अगर प्रत्येक जो है अपने भोजन पे 30 रुपया खर्च करेंगे तो 8 व्यक्ति मिलकर कितना खर्च कर लेंगे, 8 गुने 30 रुपया खर्च कर लेंगे। प्लस का जो 9वां व्यक्ति है, सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपया ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो देखिए हमने औसत खर्च क्या मान के रखा है, 100 रुपया मान के रखा है। यानी 9वां व्यक्ति जो है कितना रुपया खर्च करेगा, 1 प्लस का 20 रुपया खर्च करेगा। यहां से हमारा टोटल खर्च निकल के आ गया। अगर हम इस टोटल खर्च में इनके संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा औसत खर्च निकल के आ जाएगा, जो हमने क्या मान के रखा है, 100 रुपया मान के रखा है। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम 8 से अगर 30 में गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये 240 प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इक्वल टू, अगर हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब देखिए इस प्लस के x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी अगर हम इस 9x में से x माइनस कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं 8x इक्वल टू, इस 240 में अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 हो जाएगा। यहां से हम इसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू, हम इस 8 से अगर 260 में भाग दे देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी x इक्वल टू 260 बटा 8 रुपये हम लिख सकते हैं। हमने x क्या मान के रखा था, हमने x मान के रखा था 9 व्यक्ति का औसत खर्च। तो देखिए अब हमें औसत खर्च पता चल गया और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल खर्च निकालना है। तो हम इनके संख्या से अगर गुना कर देंगे, हम इस औसत खर्च में अगर संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा कुल खर्च निकल के आ जाएगा। यानी हम इस 260 बटा
8 में अगर हम 9 से गुना कर लें तो हमारा कुल खर्च निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से 2 बार में जाएगा, ये 4 से कितना बार में चला जाएगा, ये 4 से 6 बार में, हाथ में 2, ये कितना हो जाएगा 20, यानी 5 बार में जाएगा। अब देखिए हम 65 में अगर 9 से गुना कर लें, 65 में 9 पचे 45, हाथ में 4, और 9 में अगर 6 से गुना करेंगे 54, 54 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 58, बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें 2 से अगर भाग दे दें, 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में, हाथ में 1, 18, 9 बार में, फिर 2 बार में 0.5, यानी यहाँ से हमारा कुल खर्च क्या निकल के आ गया, यहाँ से कुल खर्च निकल के आ गया 252.5 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 + √2 तथा 12 - √32 का मध्यानुपाती क्या होगा। हमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले मध्यानुपाती का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √a × b। अब देखिए यहाँ हमारा a का वैल्यू क्या है 3 + √2 और b का वैल्यू क्या है 12 - √32। तो हम यहाँ से a और b का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए a का वैल्यू क्या है 3 प्लस का √2 और b का वैल्यू हमारा क्या है, b का वैल्यू है 12 माइनस, हम इस √32 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 × √2 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से गुना करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले 3 से गुना कर लेंगे, 3 से गुना करेंगे, 12 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस हम इसमें अगर 3 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 × √2, और हम प्लस के √2 से गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 12 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12 × √2, और हम इसमें अगर √2 से गुना कर लेंगे, प्लस के √2 से -4 × √2 में गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा माइनस का 12 × √2 और प्लस का 12 × √2 हमारा कट जाएगा, हमारा क्या बच गया अंदर, यहाँ हमारा अंदर बच गया 36 - 8। अगर हम 36 में से 8 माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। हम इस √28 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 × √7, यानी हमारा मध्यानुपाती क्या निकल के आ गया 2 × √7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया जब एक तार को वर्गाकार रूप में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाता तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता। हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले वृत्त का रेडियस पता होना चाहिए। अब देखिए हम वृत्त का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जिस तार से मोड़कर वर्ग बनाया जा रहा था उसी तार से मोड़कर अब जो है वृत्त बनाया जा रहा है, यानी यहां से क्या हुआ कि जो हमारा वर्ग का परिमाप होगा वह वृत्त के परिधि के बराबर होगा। अब देखिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम यहां से वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं, और वर्ग का हमारा भुजा निकल के आ जाएगा तो हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का हमारे क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी हमें ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है, यानी हमारा यहां से ए क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का हमें भुजा पता चल गया तो हम यहां से वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग के परिमाप का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 4 × भुजा। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × भुजा। भुजा हमारा क्या निकल के आ गया है 22 सेंटीमीटर, यानी परिमाप हो जाएगा 4 × 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जिस तार से वर्ग बनाया जा रहा था उसी तार से मोड़कर अब वृत्त बनाया जा रहा है, यानी जो हमारा वर्ग का परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, वृत्त के परिधि के बराबर। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी 2πr इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4 × 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम यहाँ से पाई का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुने r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 22 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 22 से 22 कट जाएगा, हम इस 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा रेडियस क्या निकल के आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमें रेडियस पता चल गया और हमें क्या निकालना था वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। हम यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 और हमारा रेडियस क्या निकल के आया 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या निकल के आया 14 सेंटीमीटर। इस 7 से अगर 14 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। हम यहाँ गुना कर लेंगे, अगर हम गुना कर लें 22 में 2 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44 गुने 14 हो जाएगा। अगर हम 44 में 14 से गुना कर लेंगे यानी 14 × 56 के 6,
हाथ में 5, 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर जो है निकल के आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये, सुमित ने 80 संतरे 8.50 रुपये प्रति संतरा की दर से खरीदे। उसने उनका 25% भाग 10 रुपये प्रति संतरा और शेष का 33.3% भाग 9 रुपये प्रति संतरा की दर से बेच दिया। समग्र लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा किस दर पर बेचना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल सीपी निकाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80 संतरा खरीद रहा है और एक संतरा का सीपी क्या है 8.50 रुपया है। तो हम यहां से टोटल सीपी निकाल सकते हैं। टोटल सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 80 संतरा खरीद रहे हैं और एक संतरा का मूल्य क्या है 8.50 रुपया है। हम इसमें अगर 8.50 में 80 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 680 रुपया। ये कितना हो जाएगा 680 रुपया। देखिए 680 रुपया कैसे हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक जीरो है हमारा, यानी पॉइंट के बाद जीरो का हमारा कोई वैल्यू नहीं रहता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, और ये क्या है 80 है। तो हम अगर पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो हमारा हट जाएगा। हम 85 में अगर 8 से गुणा कर लेंगे, 8 × 40 के जीरो हाथ में 4 और 8 हटाई 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 680 रुपया, यानी टोटल हमारा सीपी क्या निकल के आ गया 680 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसे कितना होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी कोई वस्तु अगर 5 की है, तो एक के प्रॉफिट पे कितने में बिकनी चाहिए, 6 में बिकनी चाहिए। यानी उस वस्तु का अगर सीपी 5 यूनिट होगा तो एसपी कितना होना चाहिए, 6 यूनिट होना चाहिए। और यहाँ हमारा सीपी क्या निकल गया है 680 रुपया। यानी इस 5 यूनिट का जो वैल्यू है, 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल गया है 680 रुपया निकल के आया है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 5 से भाग दे देंगे तो 5 से एक बार में जाएगा, हाथ में कितना आ जाएगा 1, यानी 18 3 बार में, हाथ में आ जाएगा 3 30, यानी 6 बार में। एक यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 136 रुपया। तो यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इससे अगर 6 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 के 6, हाथ में 3, 18 3 21, हाथ में 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से हमारा एसपी क्या निकल के आ गया, हमारा जो है एसपी निकल के आ गया 816 रुपया। अब देखिए हमें सीपी और एसपी पता चल गया। सीपी हमारा क्या है, सीपी है 680 रुपया और एसपी क्या है, एसपी जो है 816 रुपया है। एसपी क्या है 816 रुपया है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो संतरा खरीद रहा है उसका 25% भाग जो है 10 रुपये प्रति संतरा के दर से बेच रहा है। 80 संतरा खरीद रहा है, उसका 25%, यानी 80 का अगर 25% निकालेगा तो 25% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, 1/4, यानी 80 का 1/4 निकालेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 20 जो संतरा है, 20 संतरा वह कैसे बेच रहा है, 10 रुपये प्रति संतरा के दर से बेच रहा है। और जो शेष संतरा बच जा रहा है, यानी टोटल 80 संतरा था, उसमें से 20 संतरा उसने बेच दिया। अब शेष कितना बच गया 60 संतरा। जो शेष संतरा बच रहा है उसका जो है 33/3%। तो 33/3% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यानी उस 60 का 1/3 जो है 9 रुपये प्रति संतरा के दर से बेच रहा है। तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 20 संतरा जो है वह कैसे बेच रहा है, 9 रुपये प्रति संतरा के दर से बेच रहा है। और जो शेष संतरा बच जा रहा है, यानी टोटल कितना संतरा था 80 संतरा था, जिसमें से उसने 20 बेच लिया, उसके बाद 20 बेच लिया 9 रुपये प्रति संतरा के दर से, यानी 40 संतरा बिक गया। शेष कितना बच गया, 40 संतरा बच गया। इस 40 संतरा को किस दर पे बेचे, किस दर पे, हमने मान लिया कि 100 रुपये प्रति संतरा के दर से बेचे, ताकि उसे ओवरऑल जो है एसपी कितना प्राप्त हो जाए, 816 रुपया प्राप्त हो जाए, 816 रुपया प्राप्त हो जाए। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसमें अगर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 40x इक्वल टू हो जाएगा 816 रुपया। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 380, ये कितना हो जाएगा 380 प्लस 40x इक्वल टू क्या हो जाएगा 816 रुपया। अब देखिए इस 380 को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी अगर हम 416 में से अगर माइनस कर ले 400, 816 में से अगर हम माइनस कर लें 400 तो ये कितना बच जाएगा हमारा, अगर हम इसमें से 400 माइनस कर लेंगे तो 416 बच जाएगा। हमने कितना ज़्यादा माइनस कर लिया, 20 ज़्यादा माइनस कर लिया। यानी यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं
40x इक्वल टू 436 रुपये लिख सकते हैं हम इसे। यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 40 से भाग दे दें तो हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में 0, 9 बार में, और एक हमारा बट्टे में क्या है 10 है, यानी एक पॉइंट हमारा आ जाएगा। यानी जो शेष संतरा है उसे 10.9 रुपये प्रति संतरा के दर से अगर बेचेगा तो उसे ओवरऑल जो है 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है x रुपए की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 8,283 रुपया और 7 वर्षों बाद 10,527 रुपया हो जाती है, x का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, यानी हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 8,283 रुपया दिया हुआ है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है। 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10,527 रुपया दिया हुआ है। 10,527 रुपया हमें दिया हुआ है 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट। अब देखिए साधारण ब्याज के दर से यहाँ ब्याज काउंट हो रहा है। साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज जो है बराबर मिलता है, यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का जितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का उतना ही प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यानी ब्याज जो है साधारण ब्याज में प्रत्येक साल हमें बराबर मिलता है। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ के बाद जो अमाउंट होगा 3 वर्ष के बाद, और ये जो अमाउंट है 7 वर्ष के बाद, यानी यहाँ के बाद हमने 4 वर्ष का ब्याज ऐड किया होगा इसमें, तब जाके ये बन गया होगा 10,527 रुपया। तो हम इसमें से अगर 10,527 में से 8,283 माइनस कर लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 वर्ष का हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो हम इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम अगर यहाँ 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद हम यहाँ अगर 12 में से अगर 8 माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया, ये हमारा बच गया 4। 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमारा 4 वर्ष का हमारा जो है 4 वर्ष का हमारा एसआई निकल के आ गया। 4 वर्ष का हमारा एसआई क्या निकल के आ गया, 2244 रुपये निकल के आ गया। तो 1 वर्ष का हमारा एसआई क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 4 से भाग दे देंगे तो ये 4 से 5 बार में जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 24 6 बार में, यानी 4 हो गया 1 बार में। यानी 1 वर्ष का हमारा एसआई क्या निकल के आ गया, 561 रुपये निकल के आ गया। तो हम 3 वर्ष का एसआई निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 3 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो 3 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, अगर 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 के 8 हाथ में 1, 15 1 16, यानी यहाँ से हमारा 3 वर्ष का एसआई क्या निकल के आ गया, 1683 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल में 3 वर्ष का एसआई ऐड हुआ होगा, तब जाके ये बना होगा 8,283 रुपया। यानी अगर हम इस 8,283 में से अगर हम माइनस कर ले 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का अगर हम एसआई माइनस कर लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0 0, 12 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 7 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। यानी हमारा जो है प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 6600 रुपये निकल के आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा था, एक से हमारा यहाँ क्या था, प्रिंसिपल था, और हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 6600 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ए और सी मिलकर उस काम के 2/3 भाग को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है कि ए जो है उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं और बी जो है उस काम को 20 दिन में कर रहा है। तो हम सबसे पहले 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 12 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। 12 और 20 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 60 यूनिट। टोटल वर्क को हम मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 दिन का समय ले रहा है। और इसी 60 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिन का समय ले रहा है। तो हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। देखिए दोनों का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
कि दोनों मिलके काम करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलके 6 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी जो है दोनों मिलके 6 दिन तक काम करते हैं। ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 यूनिट काम करेंगे। और दोनों मिलके अगर 6 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 6 गुने 8 यानी 48 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम कितना था, 60 यूनिट, जिसमें से 48 यूनिट काम हो गया, यानी शेष काम कितना बच गया। शेष काम हम टोटल काम में से माइनस कर लेंगे, यानी 60 में से हम माइनस कर लेंगे 48, तो हमारा शेष काम कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया। अब शेष काम को सी जो है 12 दिनों में अकेले पूरा कर रहा है, यानी 12 दिन में सी जो है 12 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब देखिए सी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया, एक दिन में किया गया काम क्या होगा, इफिशियंसी हो गया। अब सी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया कि सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो उस काम के 2/3 भाग काम को कितना दिनों में कर पाएंगे। देखिए हमारा टोटल काम पता है और ए का इफिशियंसी हमें पता है और सी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया यहाँ से। तो दोनों का इफिशियंसी पता चल गया और हमें टोटल काम पता है, तो हम इस टोटल काम के 2/3 भाग काम को निकाल सकते हैं। यानी ए और ए प्लस सी अब मिल के काम करेंगे, ए प्लस सी और मिल के काम करेंगे और काम कितना करवाना है, इस 60 के 2/3 भाग काम को करवाना है। तो 60 का अगर 2/3 भाग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 यूनिट काम करवाना है और ए और सी मिलके काम करेंगे। ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। हम इसे अगर 2 से काट लें तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में, और ये 2 से चला जाएगा 3 बार में। हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 2/3 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 सही 2/3 दिन। यानी ए और सी मिलके उस काम के 2/3 भाग काम को कितना समय में कर लेंगे, 6 सही 2/3 दिन में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए हम 2 संख्या मान लेते हैं। हमने मान लिया कि बड़ी संख्या हमारी ए है और छोटी संख्या क्या है, बी है। तो हमें दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1208। हमें दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है, 1208 दिया हुआ है। दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी अगर हम ए को बी से विभाजित करेंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो भागफल है वो 4 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। तो यहां से हमारा कंसेप्ट होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेष। यानी हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे यहां से लिख सकते हैं a इक्वल टू बी गुने 4 प्लस का 182। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बड़ी संख्या और हमने यहां बड़ी संख्या क्या मान के रखा है, a, यानी हमें a का वैल्यू निकालना है। तो हम इस b को भी a में बदल लेते हैं। यानी हम यहां से लिख सकते हैं इसे, हम यहां से b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर इस माइनस b को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और इस 1208 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी b इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस 1208। अब देखिए इस b का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, यानी यहां से हमारा हो जाएगा a इक्वल टू a माइनस 1208 गुने 4 प्लस क्या हो जाएगा 182, प्लस का क्या हो जाएगा 182। अब देखिए हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 4a माइनस 1208 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4832। ये क्या हो जाएगा 4832 प्लस का क्या हो जाएगा 182। अब देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है माइनस का 4832 है और ये प्लस का हमारा क्या है 182, यानी ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा। हम इसमें से अगर माइनस कर लेंगे तो हम यहां से इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 4a माइनस, हम इसमें से अगर 182 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 13 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 13 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। 7 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ से क्या बच जाएगा 4650। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, अगर
हम इस a को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, और इस 4650 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, अगर 4a में से a माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a, 4a में से अगर a माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4650 हो जाएगा। यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो ये 3 से एक बार में जाएगा हाथ में 1 16, 5 बार में जाएगा हाथ में 1 15, 5 बार में जाएगा 0, यानी a इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 1550। और हमसे पूछ क्या रहा था बड़ी संख्या, और हमने यहाँ a को क्या मान के रखा था बड़ी संख्या, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1550 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक टंकी का 3/4 भाग तेल भरा हुआ है, 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है, टंकी की क्षमता क्या होगी। हमें क्या निकालना है, टंकी की क्षमता निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि टंकी के अंदर 1 लीटर तेल आता है, हमने मान लिया कि टंकी के अंदर 1 लीटर तेल आता है, तो हमें क्वेश्चन में दिया कि टंकी जो है 3/4 भाग भरी है, यानी इस x का 3/4 जो है तेल है टंकी के अंदर। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि अगर इसमें से 60 लीटर तेल निकाल लिया जाता है, इसमें से अगर 60 लीटर तेल निकाल लिया जाता है तो टंकी जो है 2/3 भाग भरी रह जाती है, यानी x का 2/3 जो है तेल रह जाता है टंकी के अंदर। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम इसे इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3x/4 माइनस ये हमारा हो जाएगा 2x/3 इक्वल टू इस -60 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। ये हमारा जो है 4 से 12 कितने बार में जाएगा 3 बार में, यानी 3 से हम गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस हम जो है 3 से अगर 12 में भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 से अगर हम 2x में गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, अगर हम 9x में से 8x माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे यानी 60 गुने 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 720 लीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा कि टंकी की जो धारिता है वो क्या है 720 लीटर की है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।